Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the Indian Express for today, that is 14 September. And स्टार्ट करने से पहले आपको मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियोस को, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड ड्यूरिंग द वीडियो. एंड आई गेस सोनी वॉज वन जिन्होंने कल जवाब दिया था, एंड दैट वॉज ग्रेट. एंड आई वुड लाइक अदर्स ऑल्सो टू ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके, और एडिटोरियल शुरू करने से पहले आज एक न्यूज़ आई है दैट इंडिया हैज़ गवर्नमेंट हैज़ कन्फर्म्ड कि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी. तो G20 के बारे में कुछ देख लेते हैं. दैट इज़ ग्रुप ऑफ 20. तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें वर्ल्ड की मेजर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज है. इसमें 19 कंट्रीज हैं. सो हियर दे आर लिस्टेड अल्फाबेटिकल वाइज. तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, एंड इफ़ यू वांट यू कैन मेक सम निमोनिक ऑल्सो, या ट्रिक आप खुद के याद करने के लिए बना सकते हैं. और दे आर अवेलेबल, मैनी ऑफ देम आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, तो आप याद कर सकते हैं. सो आई विल जस्ट टेल द कंट्रीज वंस. सो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड यूएस. और इसके अलावा 19 कंट्रीज़ के अलावा देर इज़ यूरोपियन यूनियन. ओके, तो ये जो G20 का पूरा ग्रुप है, इट अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ द ग्लोबल GDP. ये चीज़ भी आप नोट कर लें. और ग्लोबल GDP के 85% के अलावा इंटरनेशनल ट्रेड का 75% और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2/3. फाइन. सो इट इज़ द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. अब G20 ट्रॉइका जो है, इसको आपको समझना होगा. इट कंसिस्ट ऑफ करंट, प्रीवियस एंड इनकमिंग G20 प्रेसिडेंसीज, और ये इसी ऑर्डर में होते हैं. तो अब यहाँ पे लिखा है कि इंडिया जो है अभी करेंटली G20 ट्रॉइका जो अभी है उसमें इंडोनेशिया, इटली और इंडिया है. यानी कि इंडोनेशिया इज द करंट वन एंड इटली वॉज द प्रीवियस वन एंड इंडिया वुड बी द इनकमिंग वन. ठीक है. और अगर पूछा जाए कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के टाइम पे ट्रॉइका क्या रहेगा, तो इट वुड बी इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील. यानी कि इंडिया करंट हो जाएगा, इंडोनेशिया प्रीवियस वाला हो जाएगा और ब्राज़ील इनकमिंग वाला हो जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस डिफरेंस. अब G20 जो वर्क होता है पूरा, उसमें 3 ट्रैक्स होते हैं मेनली. सो वन इज द फाइनेंस ट्रैक. इसमें 8 वर्क स्ट्रीम्स होती हैं विच आर रिटर्न ओवर हियर. देन फाइनेंस के बाद आता है शेरपा ट्रैक, जिसमें 12 वर्क स्ट्रीम्स रहती हैं रिलेटेड टू एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, कल्चर. राइट, यू कैन रीड देम फ्रॉम हियर. देन इसके अलावा फाइनेंस और शेरपा के अलावा 10 एंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी या इंडिपेंडेंट बॉडी के. तो इसमें इस तरीके की सिविल, लेबर और इस तरीके की सोसाइटीज जैसे विमेन, यूथ हो गए, तो ये भी आपस में करते हैं. सो देर आर मैनी मीटिंग्स. जैसे 2020 में, जब अभी 2022 दिसंबर से इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आएगी, तो ऐसी कई सारी मीटिंग्स होंगी इन सारे ग्रुप्स के बीच में और इन सारे ट्रैक्स के अलोंग. फाइन. तो ये था G20 के बारे में. अब आते हैं हम हमारे, ओके, आई थिंक देयर वाज वन मोर थिंग. हाँ, यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था कि चीता उसको कूनो नेशनल पार्क में ले आया जा रहा है इन मध्य प्रदेश. तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने 400 चीता मित्रस एम्प्लॉय किए हैं, और दे विल बी स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट चीतास टू द विलेजर्स, एंड दे वुड ऑल्सो गार्ड द नेशनल पार्क. राइट. और अभी इनको स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में, री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आफ्टर 70 ईयर्स. आप यहाँ पे ये मैप भी देख सकते हो. ओके, सो इन MP इट इज़ थोड़ा ग्वालियर से और झांसी, ग्वालियर से दूर है. ओके, और 740 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है कूनो नेशनल पार्क का, जहाँ पे चीतास को रिलीज़ किया जाएगा. और इनके पूरे हैबिटेट का जो एरिया रहेगा वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा. और अभी स्टार्टिंग में क्वारंटीन पीरियड रहेगा. फाइन. तो 8 चीताज हैं, जिसमें से 5 फीमेल और 3 मेल्स हैं, और उसके बाद में और भी 12 चीताज को यहाँ पे ले आएंगे. ओके,
और इसका 5 साल का जो चीता प्रोजेक्ट है तो 90 करोड़ का इसमें बजट है। और साउथ अफ्रीका से ही ये चीताज ले आ रहे हैं। रीज़न बीइंग कि जो साउथ अफ्रीकन चीता है वो जेनेटिकली सबसे ज़्यादा डाइवर्स होता है, एंड जितने भी चीता स्पीशीज़ हैं दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साउथ एशियन स्पीशीज़ ओनली। ठीक है, तो इनमें डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहीं से ये ओरिजिनेट हुए हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सप्लेन सेक्शन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्पर के बारे में आया है और ये साइंस का आपका टॉपिक है। ओके, GS3 का टॉपिक है एंड बिगिनिंग टू डिलीवर क्रिस्पर। तो 10 साल हो चुके हैं ये इसको डेवलप हुए, इस टेक्नोलॉजी को, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को। ये एक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है और इसमें कहा जा रहा है कि एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है और जो कि ह्यूमन लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। और इसमें टेक्नोलॉजी में रहता क्या है, इसमें जेनेटिक कोड जो रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, सो इट कैन बी एनी, दैट इज फ्लोरा या फौना, कुछ भी हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कोड को एडिट किया जाता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फिर करेक्ट किया जाता है। ओके, तो पहले एडिट किया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है ताकि डिजीजेस को क्योर किया जा सके या फिर फिजिकल डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट किया जा सके एंड टू इवन प्रोड्यूस कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट्स। तो प्लीज रिमेंबर दिस कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से जो ये पूरा इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, डिजीज क्योर हो सकती हैं, फिजिकल डिफॉर्मिटीज प्रिवेंट हो सकती हैं या फिर कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स भी किए जा सकते हैं। और लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने एक 5 ईयर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है इस टेक्नोलॉजी के लिए कि सिकल सेल अनीमिया को क्योर किया जा सकता है, जो कि खासकर ट्राइबल पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी किसने बनाई थी, तो प्लीज रिमेंबर देयर नेम्स, जेनिफर डोडना एंड इमैनुअल चारपेंटियर। ओके, आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सो यू कैन सी द प्रोनाउंसिएशन, यू कैन लिसन टू इट, बट स्पेलिंग और ये पूरा नाम जरूर याद रखिएगा। ओके, दीज आर द 2 नेम्स और इनको ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में इन 2020 एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट रिकॉग्निशंस, जो कि मतलब ब्रेक थ्रू के बाद नोबेल ने बहुत जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके इनको दिया है। राइट, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्रिस्पर शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और एक्चुअली में किस चीज़ के रेफरेंस में है, जो डीएनए के क्लस्टर्ड और रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं एंड इनका नेचुरल मैकेनिज्म होता है वायरल डिजीजेस से भी फाइट करना। सो दिस थिंग इज रेप्लिकेटेड इन द जीन एडिटिंग टूल। फाइन, और एडिटिंग या मॉडिफिकेशन करना जीन सीक्वेंसेस का कुछ एलिमिनेट करने के लिए या कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, दिस इज़ नॉट अ न्यू डेवलपमेंट। ये वैसे भी कई साल से हो रहा है, खासकर एग्रीकल्चर में आप देख रहे हैं कि आए दिन जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट्स आ रहे हैं। और इसमें जनरली क्या होता है कि कोई नया जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है या किसी एग्जिस्टिंग जीन को सप्रेस किया जाता है एंड द प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्रिस्पर, ये एग्रीकल्चर का हमने बताया कि क्रिस्पर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होती है, एडिट करना, उसमें इंट्रोड्यूस करना नए जीन को या फिर जीन को सप्रेस करना। लेकिन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी अलग है और इसमें कोई नया जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। इस मैकेनिज्म को कट कॉपी पेस्ट या फिर फाइंड रिप्लेस फंक्शन जो होता है कंप्यूटर में उससे कंपेयर किया जाता है। तो क्या होता है बेसिकली कि अगर डीएनए सीक्वेंस है उसमें कोई बैड स्ट्रेच है, ओके, जिसकी वजह से कोई डिजीज या डिसऑर्डर हो रहा है, उसको पहले लोकेट किया जाता है, यानी वही सर्च किया जाता है, फिर कट करके रिमूव किया जाता है और उसकी जगह पे फिर एक करेक्ट सीक्वेंस को रिप्लेस किया जाता है। तो जो इसमें टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो मैकेनिकल टूल्स नहीं होते, बायोकेमिकल टूल्स होते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर प्रोटीन हो गया एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जाता है टूल्स को। फाइन, तो अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, सबसे पहले आपको बताया कि एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिसकी वजह से पूरा ट्रबल हो रहा है, ट्रबल यानी कि डिजीज या कोई डिसऑर्डर हो रहा है। उसके बाद में जो एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है सीक्वेंस को लोकेट करने के लिए डीएनए स्ट्रैंड पे, यानी कि आरएनए मॉलिक्यूल का काम यही होता है फाइंड या सर्च करना। उसको फाइंड करने के बाद में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है Cas9 एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, Cas9
फाइन, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द जेनेटिक सिजर्स। अब ये सिजर्स है तो ऑब्वियसली बात है, अब किसी चीज़ को हटाएंगे है ना, तो ये ब्रेक करता है डीएनए स्ट्रैंड को उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जो आरएनए मॉलिक्यूल ने ढूंढा है और बैड सीक्वेंस को हटाते हैं। अब एक प्रॉपर्टी आपको डीएनए की याद रखनी है कि जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो अगर ब्रेक किया जाए तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो रीअटैच करके खुद को हील कर लेता है, और ऐसे केस में अगर ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म को अलाउ कर दिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो बैड सीक्वेंस है वो फिर से ग्रो हो जाएगा। तो इसमें साइंटिस्ट इंटरवीन करते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और ये ऑटो रिपेयर प्रोसेस के दौरान, और ये क्या करते हैं कि वो जो बैड सीक्वेंस हटाया गया है उस जगह पे करेक्ट सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं जेनेटिक कोड के, जो कि फिर डीएनए स्ट्रैंड से अटैच हो जाता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये प्रोग्रामेबल होता है और इसकी बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट का कहना है इसमें एरर, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल एरर नहीं रहेगा। तो अब इससे पॉसिबिलिटीज आगे क्या क्या हैं, कई सारे डिजीजेस और डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो जेनेटिक नेचर के होते हैं और वो अनवांटेड चेंजेस या म्यूटेशंस जो होते हैं जीन्स में उनकी वजह से होते हैं, जैसे कि कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए लाइक सिकल सेल अनीमिया, आई डिजीजेस जैसे कलर ब्लाइंडनेस, या फिर कई तरीके के कैंसर, डायबिटीज़, HIV, लिवर एंड हार्ट डिजीजेस भी। और इनमें से कई डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि हेरिडिटरी होती हैं। तो इस टेक्नोलॉजी से परमानेंट क्योर भी निकाला जा सकता है। और इन डिजीजेस के अलावा जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होती है वो भी अगर जीन सीक्वेंसेस में एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हैं, जैसे कि स्टंटेड ग्रोथ होना या स्लो ग्रोथ होना, स्पीच डिसऑर्डर होना या इनेबिलिटी टू स्टैंड और वॉक, इनको भी ठीक किया जा सकता है। और क्रिस्पर जो है वो बस एक प्लेटफॉर्म है जीन सीक्वेंसेस को एडिट करने के लिए। तो हर केस में जो है क्या चीज़ एडिट करनी है और कैसे, कहाँ पे उसका लोकेशन वगैरह क्या रहेगी, तो वो अलग हो सकती है और उसके लिए स्पेसिफिक सोल्यूशंस की ज़रूरत है। ओके, एंड जो क्रिस्पर बेस्ड सोल्यूशंस होते हैं वो किसी पिल या ड्रग के फॉर्म में नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, बस जो पेशेंट के सेल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जीन्स को एडिट किया जाता है लैब में, और जो करेक्टेड जीन्स है उनको वापस पेशेंट में री इंजेक्ट कर दिया जाता है। और एक केस है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसको ट्रैक किया गया और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो ये विक्टोरिया ग्रे का केस था एंड सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया, और उनको क्रिस्पर बेस्ड सोल्यूशन से ही ट्रीट किया गया था एंड अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं गई है। और जापान ने फिर क्रिस्पर बेस्ड इंटरवेंशन के ऊपर बेस्ड ही कमर्शियल कल्टीवेशन जो टोमेटो का होता है उसको अप्रूव कर दिया है। और लेकिन एथिकल डिलेमा क्या है कि वही साइंटिस्ट और जो इसके मेन डेवलपर हैं उनका कहना भी यही है कि इसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा जेनेटिक चेंजेस लाए जा सकते हैं इंडिविजुअल में, तो इसका मिसयूज़ हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का। फाइन, तो यहाँ पे केस भी इन्होंने बताया है कि एक चाइनीज़ रिसर्चर ने HIV के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक ह्यूमन एम्ब्रियो को ऑल्टर किया था, उसके जीन्स को। लेकिन वही मतलब एक डिज़ाइनर बेबी का ये पहला केस था, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि ये जो एम्ब्रियो है इसके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो आगे के जनरेशन्स में भी जाएंगे। तो वैसे टेक्नोलॉजी बहुत एक्यूरेट है लेकिन ये 100% प्रिसाइज नहीं कही जा सकती और इसमें कई एरर्स हो सकते हैं और दूसरे जीन्स भी चेंज हो सकते हैं। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपने मेजर पॉइंट्स लिख लिए होंगे। एडिटोरियल पेज पे आते हैं। सो फर्स्ट एडिटोरियल इज रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज। तो HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके ऊपर बेस्ड है ये आर्टिकल। और ये कौन निकालता है, पहली बात तो HDI ये UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज़ करता है। और इसके 4 इंडिकेटर्स होते हैं विथ 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस क्या क्या हैं, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और एजुकेशन। और 4 इंडिकेटर्स क्या होगा, एक तो इनकम ही हो गई, हेल्थ में आपकी हो गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन एजुकेशन में आपका आता है एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। फाइन, तो ये जो एक्सरसाइज है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है कि आज आप 2 ऐसे आर्टिकल्स वैसे पढ़ोगे जहाँ पे है ना ये कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो सही नहीं है एंड इसमें मतलब कुछ गलतियाँ, कुछ अनोमलीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली HDI में कोई पर्टिकुलर स्केल नहीं है लेकिन ग्लोबल गोल्ड पोस्ट यानी कि आपस में कंट्रीज़ को ही कंपेयर किया जाता है। किसी कंट्रीज का जो सबसे हाईएस्ट है उसके कंपैरिजन में बाकी कंट्रीज़ को देखा जाता है।
फाइन। और एचडीआई का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, खासकर नेशनल प्लानिंग करने के लिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने इसका ही डिस्कशन किया है एचडीआई के ऊपर, जो अभी रिसेंट अभी लास्ट वीक में एक रिपोर्ट आई है यूएनडीपी की। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ऑथर्स ने कहा है कि ग्लोबल लेवल पे बैड न्यूज़ है। क्या बैड न्यूज़ है कि इन्होंने डिकेड वाइज कंपेयर किया है कि जो पिछला डिकेड था 90s वाला था और उसके बाद में 2000 वाला था 2010 तक का, तो उसमें एनुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस जो था वो बढ़ा था, राइट। 90s में वो 0.7% था। ये रेट ऑफ प्रोग्रेस कह रहे हैं, एनुअल जो इंक्रीज हुआ है। आपको इसमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। एचडीआई प्रॉपर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं एचडीआई में। तो उन्होंने कहा कि 90s में ग्लोबली अगर देखा जाए तो 0.7% था, जबकि वो अगले डिकेड में 0.8% हो गया था। लेकिन 2010 से 21 तक में जो ये पिछला दशक रहा है, इसमें ये उस लेवल का आधा हो गया है। और इसमें भी इन्होंने बोला है कि जो मीडियम और लो एचडीआई कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादा अचीवमेंट रहा है। वहाँ पे उन्होंने बताया है कि पहले वो भी 1.1 से 1.6 गए थे, लेकिन वो 0.8 पर है, लेकिन स्टिल इट्स बेटर। और वर्स्ट अफेक्टेड जो अभी रहे हैं वो है लैटिन अमेरिका और करीबियन रीजन्स। तो वहाँ पे जो ग्रोथ है, यानी वही एनुअल रेट जो रहा है वो 0.3% पे आ गया था। और इंडिया का यदि देखें तो उन्होंने कहा है कि कंपैरेटिवली सही परफॉर्म किया है। और पहले तो इनका वही था 90s में 1.2% था और फिर 2000s में 1.6% था। लेकिन एनुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस जो हमारा पिछले डेकेड में रहा है वो 0.9% आ गया है, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन दी एवरेज, है ना। और लेकिन अब इंडिया के बारे में ये चीज़ तो एक हो गई कि रेट ऑफ प्रोग्रेस की बात हो गई। अब लेकिन इंडिकेटर वाइज अब बात करें तो बैड न्यूज़ ये है कि इंडिया की जो ग्लोबल रैंक है एचडीआई में वो स्लिप हो गई है। 2019 में इट वॉज 129, फिर 20 में 131 हुई और अब जो है ये 132 पे आ गई है। तो यहाँ पे एक तो अभी एचडीआई की बात की है, इसके बाद में हम इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई भी देखेंगे। और यदि सारे डायमेंशंस देखे जाएं तो जो सारी वैल्यूज़ हैं 2021-22 में वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो 2019 में थी। ओके तो इंडिया जो है, एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे इसमें वेरी हाई एक कंट्री हो जाती है, फिर हाई होती है, फिर मीडियम होती है और लो एचडीआई होती है। तो इंडिया जो है ये मीडियम में आता है। ओके और इसमें इन्होंने कहा है कि ओवरऑल एचडीआई यदि देखा जाए इन सारी कैटेगरीज में तो ये 21-22 के कंपैरिजन में इंडेक्स इनका इम्प्रूव हुआ है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है और इस वजह से इंडिया की रैंक जो है वो और घट गई है, राइट। और इंडिया की अब देखो इंडिकेटर वाइज ही बताएंगे तो पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में यदि देखा जाए परचेजिंग पावर पेरिटी यानी पीपीपी के टर्म्स में पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो गई है एंड इट हैज़ गॉन डाउन बाय 5% एज कम्पेयर टू अ 2% इंक्रीज। तो जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज की 2019 से 21 तक में 2% इंक्रीज हुआ है और उनके कंपैरिजन में इंडिया की पर कैपिटा इनकम 5% और कम हो गई है। और ये हमारे नेशनल डेटा से भी मैच करता है। कैसे? क्योंकि हमने जो जीडीपी में अगर रियल टर्म्स इन जीडीपी में अगर देखें तो हमने 7% का शार्प फॉल देखा है एज़ कम्पेयर टू 2020 और उससे अभी हम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं। उसी तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी अगर देखें तो उसमें भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। पर इसका रीज़न अब इन्होंने यहाँ पे दिया है, दिस वॉज बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। और जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कोविड डेथ्स रिपोर्ट की गई थी WHO द्वारा, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिक्लाइन हुई है। अगेन देन देयर इज डिक्लाइन एजुकेशन में भी अगर देखें तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है उसमें भी मतलब काफ़ी फॉल रहा है। फाइन। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये सब जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं इसमें अगर थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है तो इसको इतना सीरियस कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मतलब इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से आ रही है और क्या बेसिस है इनका स्केलिंग करने का, उस चीज़ के ऊपर हमें कंसर्न होना चाहिए। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो डेटा यूएनडीपी यूज़ कर रहा है अलग अलग सोर्सेज से और पिछले 3 साल का खासकर अगर देखा जाए तो उसको प्रोब करना चाहिए।
तो ये मतलब डेटा इनको क्या नेशनल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है या इन्होंने कोई ग्लोबल मॉडल के बेसिस पे इन्होंने एस्टिमेट किया है। और इसलिए इन्होंने कहा है कि मतलब काफ़ी अर्जेंसी है कि पॉपुलेशन सेंसस किया जाए और नेशनल सर्वे ही हमारे पास में रेगुलर हो, ताकि मतलब कुछ भी एस्टिमेट अगर ये कहीं और से ले आ रहे हैं तो वो चीज़ ना हो, और नेशनल गवर्नमेंट का जो डेटा है वही उसी के बेसिस पे ये सारे एस्टिमेट्स किए जाएं। अब इन्होंने वही चीज़ कही है कि अगर इंडिया के केस में देखें तो एसडीआई से ज़्यादा दिक्कत है, जो कि हाई इनइक्वालिटी हो गई है सारे डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट में, वो चीज़ में। तो यूएनडीपी ही जो है वो इनइक्वालिटी एडजस्टेड, ये चीज़ मैंने आपको बताई, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एसडीआई फिगर्स भी आते हैं, और जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो होती है एसडीआई की वो कंट्री में चेंज हो सकती है अगर इनइक्वालिटी ज़्यादा है। और यही वजह है कि इंडिया की अगर रैंक देखें तो वो 132 से भी 134 पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एवरेज अगर बाकी कंट्री से देखा जाए तो इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। और मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया जो है वो मीडियम एसडीआई कैटेगरी में आता है, और एवरेज फिगर्स जो हैं उनसे उनके कंपैरिजन में भी, जो मतलब मीडियम वाली कैटेगरी के एवरेज फिगर्स हैं उनके कंपैरिजन में भी हमारी इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो या तो इक्वल हैं या तो बिलो हैं। और लेकिन एजुकेशन के केस में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन एक चीज़ अब इन्होंने बोली है कि हेल्थ इनइक्वालिटी को अगर देखा जाए तो वहाँ पे एटलीस्ट हमारा डिक्लाइन हुआ है, यानी इनइक्वालिटी डिक्लाइन हुई है, यानी देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। ओके, एजुकेशन में हमने बोला इनइक्वालिटी ज़्यादा थी और हेल्थ में हम कह रहे हैं कि डिक्लाइन हुआ है। तो जहाँ 31% थी तो वो पिछले डेकेड में कम होकर 17% पे आ गई है। ओके, एंड they have said that there has been little decline in educational inequality in low and medium SDI country, और यही चीज़ है, यही दिक्कत है इंडिया में भी, और इसलिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर जब अभी हमारी कंट्री $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है तो क्वालिटी एजुकेशन इज़ मस्ट। फाइन। अब यहाँ पे राइडिंग ट्रेड विंड्स में एक्चुअली में बस एक फ्रेमवर्क के बारे में ही बताया गया है। इंडिया ने जैसे लास्ट ईयर आरसीईपी से 2019 में आरसीईपी से इंडिया निकल गई थी, दैट इज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने डिस्कस किया है कि कुछ प्लूरलिस्टिक जो फोरम्स हैं वहाँ पे इंडिया को रहना चाहिए। अभी क्या हुआ है कि इंडिया फिर से जो यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है IPEF, इसके ट्रेड पिलर, ओके याद रखना, केवल ट्रेड पिलर से इंडियन गवर्नमेंट ने ऑप्ट आउट किया है। और यहाँ पे ऑथर का ये सजेशन है, ये उनका ओपिनियन है कि इट वुड हैव बीन प्रूडेंट, यानी समझदारी वैसे यही होती कि अगर वो इसमें ऑप्ट आउट नहीं करते और इसमें इंगेज करते। तो IPEF क्या है, इसको लॉन्च किया गया था क्वाड समिट में इन टोक्यो, और इसमें 12 कंट्रीज़ हैं। रिमेंबर इट इज़ US लेड, और इंडिया और US के अलावा मतलब और कुछ 10 कंट्रीज़ हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया भी हैं, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के 40% को अकाउंट करती हैं। और ये जो फ्रेमवर्क है ये जो नए चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए है, और साथ में फ्री रेजिलिएंट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। और इसमें साथ में ये भी ऑप्शन है मेंबर्स को कि ज़रूरी नहीं है कि वो सारे पिलर्स में पार्टिसिपेट करें। तो अभी क्या है, इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया ने ट्रेड पिलर से ऑप्ट आउट किया है, लेकिन बाकी के 3 पिलर्स में उन्होंने ज्वाइन किया है। 3 पिलर्स और कौन से हैं? सप्लाई चेन्स, टैक्स एंड एंटी करप्शन एंड क्लीन एनर्जी। फाइन। और ट्रेड में जो है इनके एक्चुअली काफ़ी सारे कंसर्न्स थे, जैसे लेबर, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स, डिजिटल ट्रेड और पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेके। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखो कंसर्न्स थे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये नहीं करना था कि आप बिल्कुल छोड़ ही देते, आप उसके ऊपर आपको डिस्कशंस करने चाहिए थे, नेगोशिएट करना चाहिए था एक तरीके से। तो अब इन्होंने कहा है कि आपने ट्रेड पिलर से ऑप्ट आउट भी तब किया है जब ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो ऑलरेडी काफ़ी सारा है। और जो अभी अपडेट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का, उसमें IMF ने भी ग्लोबल ग्रोथ को 3.6% से घटा के 3.2% कहा है। और वर्ल्ड ट्रेड का भी फोरकास्ट यही है कि वो कम होकर गुड्स और सर्विसेज में वर्ल्ड ट्रेड केवल 4.1% रह जाएगा।
है ना। और ये चीज़ तो हमें पता ही है कि अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो उससे हमारी ग्रोथ थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए इंडिया को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, और प्रोटेक्शनिज्म वाले फैक्टर को हटा के ट्रेड अग्रीमेंट्स में वेंचर करना चाहिए, और ना केवल बायलैटरल वाले बल्कि प्लूरीलैटरल पैक्ट्स में भी करना चाहिए, लाइक दी IPEF। ओके, सो इससे हम आते लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, दैट इज क्रैकिंग आवर अनीमिया मिस्ट्री। तो ओवर हाफ ऑफ ऑल विमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया आर अनीमिक, और ये जो नंबर है ये पिछले 3 साल में बढ़ गया है। और जो रिसेंट NFHS सर्वे हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसके डेटा ने दिखाया है कि एनीमिया के रेट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, 53% से बढ़ के 57% हो गए हैं 2019-21 में, 19 से 21 के टाइम पे, और चिल्ड्रन में भी ये बढ़ के 67% हो गया है। अब WHO अनीमिया को क्या डिफाइन करता है? इट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो होता है वो लोअर हो जाता है, और इससे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इम्पीड होता है। तो अब यहाँ पे अब देखो ये वाला जो सर्वे भी हम देखेंगे तो इसमें भी इन्होंने अनोमली की बात करी है, और अब ये कह रहे हैं कि ये रिजल्ट किस वजह से होता है। तो अब ट्रेडिशनली क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं अनीमिया के ज़्यादा प्रिविलेंस के? एक तो होता है कि सीरियल सेंट्रिक डाइट्स होना, और मतलब सीरियल्स यानी अनाज ज़्यादा हमारी डाइट में होना, और लेस कंजम्पशन ऑफ आयरन रिच फूड्स। आयरन रिच फूड ग्रुप्स क्या हो गए? जैसे मीट, फिश, एग्स और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स DGLF। तो इनमें अगर इसका कंजम्पशन कम है तो अनीमिया के केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने देखा है, देखो ये सारे फैक्टर्स अभी बताते जाएंगे और उसके बाद में बताएंगे कि ऐसा लेकिन इंडिया के केस में नहीं है। अब देखो यहाँ पे बताया है कि दोनों चिल्ड्रन और विमेन का जो परसेंटेज है जो कि आयरन डेंस फूड ग्रुप्स कंज्यूम करते हैं वो बड़ा है एज कम्पेयर टू NFHS 4 के कंपेरिजन में NFHS 5 में बड़ा है इनका परसेंटेज। फाइन। फिर सेकंड फैक्टर इन्होंने बोला है कि जो हाई लेवल्स ऑफ अनीमिया होते हैं ये दूसरे फैक्टर्स जैसे कि पुअर वाटर क्वालिटी होना, सैनिटेशन कंडीशंस खराब होना, इनकी वजह से भी क्या होता है कि आयरन एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है। तो उन्होंने बोला है कि भाई ये भी नहीं था NFHS 4 के कंपैरिजन में NFHS 5 में, है ना। तो आपको पता है स्वच्छ भारत कैंपेन और ये सब आया तो सैनिटेशन वाटर क्वालिटी उल्टा इम्प्रूव हुई है। 70% सैनिटेशन फैसिलिटीज अभी अवेलेबल है ना। और ड्रिंकिंग वाटर भी देखो पता है 95.9% है, तो यानी ये रीज़न भी नहीं है। फिर इन्होंने तीसरा रीज़न कहा है कि ट्रेडिशनली जो देखा जाता है वो देखा जाता है विमेन का एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मतलब किस क्वांटिटी में फूड और किस क्वालिटी का फूड घर में इंटेक किया जाता है वो विमेन एम्पावरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि विमेन की ओनरशिप कितनी है एसेट्स की, फिर वो जो इनकम घर में आ रही है उसको यूज़ करने में डिसीजन लेने की एबिलिटी कितनी है उनकी, और सेविंग्स या क्रेडिट जैसे रिसोर्सेज हैं उनमें एक्सेस कितना है ना। और जो की हाउस होल्ड डिसीजंस होते हैं वहाँ पे भी उनका इनपुट कितना है। तो इन सब से क्या होता है, जब ये एम्पावरमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आती है और ज़्यादा डाइट्स के बारे में, डाइवर्स डाइट्स के बारे में विमेन को पता रहता है। और लेकिन फिर से वही बात है कि विमेन एम्पावरमेंट जो है इन डोमेन्स का वो भी इम्प्रूव हुआ है NFHS 4 के कंपैरिजन में, जिसका मतलब ये है कि केवल डिसीजन मेकिंग से तो आप नहीं कह सकते कि अनीमिया के केसेस बढ़े। लास्ट फैक्टर इन्होंने बोला है कि जो डिलीवरी ऑफ हेल्थ और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस होता है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है अनीमिया के प्रिवेलेंस में। तो इन्होंने बोला है लेकिन विमेन का कंजम्पशन फॉलिक एसिड का जैसे हो गया प्रेगनेंसी में और एंटीनेटल चेकअप्स हो गए ये भी इम्प्रूव हुआ है पिछले 5 साल में। तो जब सारे फैक्टर्स इम्प्रूव हुए हैं तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि क्यों अनीमिया के रेट्स हाई हो गए हैं, ना केवल मदर्स में बल्कि जो बच्चे 5 साल से कम के उनमें भी। तो इनका कहना है कि जो NFHS का डेटा है इसमें काफ़ी सारी अनोमलीज हैं जो हमें अभी नहीं समझ में आ रही हैं। और फिर इन्होंने बोला है कि बाकी सारे जो मेजर अंडर न्यूट्रिशन आउटकम है, ऐसा नहीं है केवल अनीमिया, मतलब ये जो फैक्टर्स इंडिकेटर्स देखे
जो दूसरे अंडर न्यूट्रिशन के आउटकम होते हैं, जैसे स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट। स्टंटिंग क्या होती है, यानी कि एज के मुताबिक हाइट कम रह जाना। वेस्टिंग क्या होती है, यानी हाइट के मुताबिक वेट कम रह जाना। और अंडर वेट होता है कि एज के मुताबिक आपका वेट कम रह जाना। तो ये सब भी इम्प्रूव हुआ है पिछले 4-5 साल में। तो इसका मतलब ये है कि अनीमिया उसके बाद में भी अगर ज़्यादा आ रहा है तो यानी कुछ और रीज़न है, क्योंकि सारे फैक्टर्स हेल्थ वाइज देखा जाए तो इम्प्रूव हुए हैं, ऐसा ऑथर्स ने कहा है। फाइन। तो इन्होंने कहा है कि कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं शायद अनीमिया के पीछे, तो उन कॉजेज़ को भी समझना ज़रूरी है। और केवल हीमोग्लोबिन या फिर केवल आयरन स्पेसिफिक जो हम देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन का देख रहे हैं, उससे आगे जाके हमको दूसरे बायोमार्कर्स भी देखने चाहिए, जैसे सीरम फेरिटिनिन और ऐसे मार्कर्स जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ताकि आयरन के रोल को समझा जाए कि अल्टीमेटली यह अनीमिया में कितना ज़्यादा आयरन का इफेक्ट रहता है। उस हिसाब से इन्होंने ये कहा है कि जो अनीमिया का मेजरमेंट है उसमें आयरन के अलावा भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को देखना चाहिए। जैसे आप केवल आयरन को देख रहे हो ना, या फिर आयरन को ही केवल आप उसमें मतलब अनीमिया में आप मान रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना, फिर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स होना जैसे थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल अनीमिया, ये सारे रीजंस पॉसिबल हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इतना जो अनीमिया का फिगर बढ़ रहा है तो इससे इम्पॉसिबल हो गया है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ अंडर अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, जिसमें हमारा टारगेट क्या था कि 2015-16 के कंपैरिजन में 2022 तक हमको 3% रिडक्शन चाहिए था हर साल इन ऑल एज ग्रुप्स। प्लीज रिमेंबर, अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम क्या था, 3% रिडक्शन पर ईयर इन ऑल एज ग्रुप्स फ्रॉम 2015-16 टू 22। और इसके अलावा इंडिया दूसरा टारगेट तो खैर अचीव करने में है ही, जो अनीमिया इन विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज के लिए था कि 50% डिक्रीज हो जाए फ्रॉम 2012 बेसलाइन बाय 2030। ओके, 2012 के कंपैरिजन में 2030 तक 50% का डिक्लाइन होना। Okay, so I think we are done. Yes, so that was all from today. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।